जिस दुनिया में क्राइम होते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप रहते हैं उसी दुनिया में क्राइम होते हैं और उनको कंट्रोल करना है तो उसी दुनिया में जाना हो। सर, हाल ही में जो ट्रक हादसा हुआ था तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि शहर में वैसे 10 बजे के पहले मतलब कोई भी बाहरी वाहन जो है उसका आना मना है, फिर भी ये हादसा हुआ। डेफिनेटली जो लोग लापरवाह थे उनको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है। काफ़ी ड्रिंक किया हुआ था और बहुत हैवी ड्रिंक में थे दोनों ड्राइवर और क्लीनर। साइबर फ्रॉड क्राइम जो है वो बहुत बढ़ता है और उसमें सबसे पहले लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। क्या कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है कि उन्हें इमोशनली भी स्टेबल रखना पड़ता है? आप देखेंगे साइबर फ्रॉड में, स्पेशली फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड में, व्यक्ति का पैसा चला जाता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आरोपी मिले या ना मिले, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। सर, लोगों को लगता है कि जैसे एआई सेफ है या नहीं, तो लोगों के मन में तो ये चीज आता ही है, तो आप उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों के मन में ये आता है वो स्वयं अपने आप से पूछे सोशल मीडिया सेफ है या नहीं, गाड़ी चलाना सेफ है या नहीं। कि मुझे 10:30 से 5 बजे तक मेरा काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है जी। पर रात को अचानक फोन आ जाए 8 बजे को ट्रक घुस गया है जी, अचानक फोन आ जाए कि वहाँ पर झगड़ा हो गया है, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वीडियोस लीक हो जाते हैं, तो इस पर आपका क्या मत है इंदौर के युवाओं? अभी कई केसेज हुए थे जिसमें कहीं पिस्टल के साथ, कहीं चाकू के साथ, कहीं चाकू की तलवार से केक काटा जा रहा है। तो मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ, एकमात्र क्राइम ऐसा है जो अवेयरनेस से कंट्रोल हो सकता है, दैट इज साइबर क्राइम। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि बतंगड़ से। आज आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अधिकारी से जिनका नाम ही काफ़ी है, हमारे क्राइम ब्रांच में जाना माना नाम, राजेश दंडोतिया जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस बातचीत में। सर, तो आज हम आपके बारे में और जितने भी क्राइम, जैसे क्राइम ब्रांच में आपकी एक अलग ही डील है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, हाल ही में जो ट्रक हादसा हुआ था तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि शहर में वैसे 10 बजे के पहले मतलब कोई भी बाहरी वाहन जो है उसका आना मना है, फिर भी ये हादसा हुआ था, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये पॉइंट ड्यूटी पर लोग लगे हुए थे जो चौराहे पर, उनको नहीं आना देना चाहिए था क्योंकि वो एंट्री का टाइम था उस समय, और उनकी लापरवाही की वजह से वो ट्रक अंदर घुस आया। और चूंकि ट्रक ने पहले एक्सीडेंट किया, फिर लगातार वो कई लोगों के को हादसा करता चला गया। डेफिनेटली जो लोग लापरवाह थे उनको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया है और एक बेहतर व्यवस्था फिर से एक लागू की गई है। साथ ही मैं बतंगड़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ट्रैफिक हम सबकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी निश्चित रूप से ये ट्रैफिक पुलिस की तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही, पर कुछ ऐसे जो कानून होते हैं ट्रैफिक के, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हेलमेट लगा के चलना, ट्रिपल सवारी न करना और नो एंट्री का, एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसका पालन करवाती है, पर पालन हमें भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इट्स टू ए प्रोसेस और निश्चित रूप से इट इज सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, बट सर्टेनली इसमें सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने स्तर पर भी इसमें लगातार कोशिश करना चाहिए कि हम भी नियमों का पालन करें। और वो अनफॉर्चुनेटली वो काफी ड्रिंक किया हुआ था और बहुत हैवी ड्रिंक में थे दोनों ड्राइवर और क्लीनर। तो ऐसी स्थिति में ये हादसा हुआ। फिर भी एक जो सिपाही था जिसने अपनी जान पर खेलकर उस ट्रक को वहां पर रोका गया, जो बड़ा गणपति चौराहे के पास वहां पर रोका और रोकने में कामयाब हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव्स होते हैं, जिन लोगों ने लापरवाही की उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। कुछ उस ऐसे में एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है कि अपने एक जान पर खेलकर अपने एक कांस्टेबल के द्वारा, उसमें ट्रैफिक के कांस्टेबल के द्वारा उसको ट्रक को रोका गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लापरवाही थी उसमें और उसमें कड़ा एक्शन भी लिया गया। सर, इस पे आपका एक पर्सनल इस पर क्या मतलब एक मत है, जैसे कि आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें शुरू करनी चाहिए शहर के लिए या ऐसा? ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी भी जिस तरह की जो अवेयरनेस चाहिए मुझे लगता है इट्स लैकिंग। अभी भी लगातार आप देखेंगे लगातार चालान बनाए जाते हैं, लोगों को चेक किया जाता है। आपने देखा होगा रात को ड्रिंक एंड ड्राइव की भी चेकिंग होती है, बट सर्टेनली कहीं ना कहीं ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही पर्याप्त नहीं है इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में। इसमें जो हमारी सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर है, अगर वो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, शहर जिस तेजी से फैल रहा है उससे ज्यादा तेजी से लोगों के पास वाहन आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वाहनों की संख्या वही है, सड़क वही है, वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बेशक शहर बाहर फैल रहा है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जाम लग जाता है। और चूंकि वाहनों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, शहर का जो पार्ट है, जो मिडिल में हम देखेंगे
तो वो उतना ही है। तो उनमें बहुत, चाहे वो पड़ासिया हो चाहे वो कोई भी शहर का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं उसमें जाम की स्थिति बन जाती है बारिश की वजह से भी जी। कई बार, क्योंकि सड़कों पे गड्ढे भी होते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अकेला एक ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था को अभी और सुधारने की जरूरत है। और ऐसा मुझे लगता है कि आगे चल के अब हम एक फेस्टिवल्स के बाद एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें सभी सोसाइटी के स्टेक होल्डर को साथ में लेके न केवल अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट, अवेयर भी करेंगे लोगों को, उनके लिए जागरूक करेंगे, जिनको जानकारी का अभाव है वहां तक पहुंचेंगे। जानकारी के अलावा फिर जो लोग नहीं मानते उसके बाद एक्शन है। जी। सर, आपकी क्राइम ब्रांच का कार्यकाल का जो पहला एनकाउंटर था वो काफी चर्चित रहा है, तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आपको क्या चुनौतियां मिली है और आपने कैसे उसे एनकाउंटर किस तरह का? मतलब जैसे कि कोई केस आया, कोई क्रिमिनल केस आया तो उस पर आपने किस उससे उसको टैकल किया है और आपको क्या क्या चुनौतियां देखनी पड़ती है? बेसिकली देखिए, जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं वो साइबर फ्रॉड में काफी बड़े चैलेंज हैं। इसमें लगातार डिजिटल अरेस्ट के कई क्राइम होते हैं। इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, उसमें काफी बड़ी लंबी राशि चली जाती है। लोगों के साथ काफी बड़ा फ्रॉड होता है। तो चैलेंजेस ये था कि विक्टिम को सुनना, विक्टिम को सेटिस्फाइड करना, क्योंकि अल्टीमेटली जब किसी के साथ फ्रॉड होता है और राशि इतनी बड़ी होती है कि वो लोन लेकर भी उसमें इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसाता है, उसको लगता है कि पैसा आ जाएगा। तो जीवन भर की कड़ी मेहनत की गाड़ी कमाई जब चली जाती है, तो जब विक्टिम आता है तो ऐसी स्थिति में जब उसको पता चलता है कि फ्रॉड है तो उसकी टेंडेंसी होती है, इतना घबराता है, ऐसा लगता है कहीं वो सुसाइड नहीं कर ले। राइट। तो ये बड़े चैलेंजेस होते हैं साइबर क्राइम में। और सबसे पहले तो मेरा विक्टिम को सुनना और उसको कॉन्फिडेंस देना कि ये चीज़ें इस वजह से हुआ है और इस पर हमें वजह पर नहीं जाना है, बल्कि इससे हमें एक एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है और जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हमें मिलके करना है। तो अल्टीमेटली उनका सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले उनको नॉर्मल करना, उसके बाद कंप्लेंट को रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद, केस रजिस्टर करने के बाद फिर जो चैलेंजेस अभी आए हैं उसमें कई आरोपियों को हमने अरेस्ट किया, लेकिन वो आरोपी या तो वो स्टूडेंट थे या फिर वो मजदूर थे या फिर वो जो लोअर इकोनॉमिक क्लास होता है वो लोग तो गरीब लोग थे जो अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट लोगों को रेंट पर दे देते हैं, जिससे कि उसमें कमीशन पर दे देते हैं कि भाई इस पर अगर 1 करोड़ रुपया आएगा तो 10% कमीशन या 5% कमीशन आपको मिलेगा। इस लालच में वो लोग उसको दे देते हैं और साइबर फ्रॉडस्टर इसमें पैसा रोटेट करके, और अब तो टेंडेंसी है कि कई केसेज में वो पैसा बाहर की कंट्री में चला गया है। तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, विक्टिम्स को सबसे पहले सेटिस्फाइड करना, दूसरा क्रिमिनल्स को पकड़ना, क्योंकि अब ट्रांसनेशनल हो गए हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और केवल इंडिया में ही नहीं, इंदौर में नहीं, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बिगेस्ट चैलेंज है और लगभग सभी कंट्री इसको फेस कर रही हैं। इसमें भारत पोल भी बनाया गया है जिसमें कि इंटरपोल की तरफ से कि भारत पोल में आप जो बाहर की कंट्री में जो आपका इन्वेस्टिगेशन अगर पहुंच रही है तो वहाँ उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट सडनली जो अगर आप देखेंगे साइबर फ्रॉड में, स्पेशली फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड में, व्यक्ति का पैसा चला जाता है और उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आरोपी मिले या ना मिले, उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है रिकवरी से, जो कि एक बिगेस्ट चैलेंज हो गया है। इसलिए जब मैं स्टार्टिंग में आया था, जब मैंने ये चैलेंजेस देखे तो फिर मैंने साइबर क्राइम अवेयरनेस का एक इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने एक अभियान चलाया। लगातार स्कूल, कॉलेज, सभी लोगों के बीच जाकर उनको ये बताया जाए कि अवेयरनेस इज प्रिवेंशन। राइट। अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है, अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन। तो हमें ये लगातार इसमें मेहनत करनी होगी। और अभी इसीलिए अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक सिर्फ क्लिक्स जो AI एजेंटिक सॉल्यूशन है, चैटबॉट बनाया गया, जिसमें कि आप लोग AI का, जिसमें AI एजेंटिक सॉल्यूशन है, तो जिसमें अभी हम डेवलप कर रहे हैं, लर्निंग मॉड्यूल है अभी, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, वो आपका एक मित्र है, आप उससे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं कि मेरे साथ फोन आ रहा है, मैं क्या करूं। क्योंकि आमतौर पर लोग किसी दोस्त से बात करने में, किसी अपने रिश्तेदार से या परिवार में बात करने में झिझकते हैं, लेकिन वो AI एजेंटिक सॉल्यूशन है सेफ क्लिक्स, हमें उम्मीद है कि ये उन तक पहुंचेगा तो वो लोग उससे बात करेंगे जिस तरह कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे कि उनको पता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है और उनकी बात केवल एक ऐसे व्यक्ति को पता है जो किसी को शेयर नहीं करेगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अवेयरनेस। सर, लोगों को लगता है कि जैसे AI सेफ है या नहीं, तो लोगों के मन में तो ये चीज आता ही है, तो आप उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जिन लोगों के मन में ये आता है वो स्वयं अपने आप से पूछे, सोशल मीडिया सेफ है या नहीं, गाड़ी चलाना सेफ है या नहीं, या फिर बहुत अधिक बिजली का उपयोग करना सेफ है या नहीं,
अगर हम देखेंगे, अगर एक्सट्रीम सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे, अगर गलत तरीके से उपयोग करेंगे सोशल मीडिया का, तो वो डेंजरस है। गलत तरीके से अगर गाड़ी हम चलाएंगे तो वो डेंजरस है। तो इसी तरह कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। ये डिपेंड करता है यूजर पे, तो वो किस तरह से उसका यूज कर रहा है। एआई का आप किस तरह से यूज करते हैं, तो ये डिपेंड ऑन द यूजर। अगर आप उसका यूज करते हैं, सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और अपने जो कंडक्ट को डिसिप्लिन रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो निश्चित रूप से एआई इज ए रिवॉल्यूशन। जी सर, अभी आपने हाल ही में बात करी जैसे कि साइबर फ्रॉड क्राइम जो है वो बहुत बढ़ता है और उसमें सबसे पहले लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। क्या कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है कि उन्हें इमोशनली भी स्टेबल रखना पड़ता है? ये मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, इमोशनली स्टेबल रखना ज्यादा मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। सब बैठना पड़ता है, टाइम स्पेंड करना होता है, उनको फिर सारे पुराने केसेस बताने होते हैं। वो सारी चीजें, एक लड़की के साथ हुआ था, उसको कैंसर था, बाहर जॉब करती थी, इंदौर की रहने वाली थी, फिर इंदौर आई, उसके पेरेंट्स ने, उसका पिताजी ने पैसा लेके उसका इलाज कराया। वो कैंसर से वो रिकवर हो गई, काफी ब्रेव लड़की थी। कैंसर से उसने रिकवरी की, फिर उसके बाद उसको लगा कि मैं पिताजी की मदद कर दूं, पैसे वापस कर दूं। तो उसने कुछ लोन लिया, अपने फ्रेंड से ही पैसा लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो फ्रॉड था। तो उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया 30 लाख से अधिक। तो वो और डिप्रेशन में दी जाने की स्थिति में थी, तो उसको काफी काउंसलिंग किया। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम होता है, उसके साथ जो इंसिडेंट हो गया वो मेरे लिए सेकेंडरी होता है। सबसे पहले विक्टिम को स्टेबल किया जाए, काउंसलिंग मेरी सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि केस रजिस्टर्ड करना वो प्रोसेस चलता रहता है, और सडनली उसको मेंटली स्टेबल करना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए जितने भी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बड़ी रकम चली जाती है, जिसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसने कहीं से लोन लिया हो, तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से अपनी टीम के साथ टाइम स्पेंड उसके साथ करता हूँ, उसको मेंटली उसको स्टेबल करने की कोशिश। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन का सबसे आपके लिए ऐसा चैलेंजिंग फेज कौन सा था, जब आपके लिए ऐसा था कि हाँ ये मेरे लिए चैलेंजिंग फेज है और इसे मैं ओवरकम करूंगा? देखिए, जब मैं देहात के क्षेत्र में पोस्टिंग थी मेरी जी, तो पहली बार मेरी CSP ग्वालियर के रूप में पोस्टिंग हुई थी। तो पहला चैलेंज मेरे लिए था कि अभी तक मैंने शहरों में पुलिसिंग नहीं की है, और शहर की जो पुलिसिंग होती है राउंड द क्लॉक होती है। मतलब शहर में क्या होता है, कोई भी घटना होती है टू रिच, तुरंत ही आपको पहुंचना होता है, तुरंत ही एक्शन लेना होता है। तो पहली बार मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मेरी इससे पहले पोस्टिंग रूरल एरियाज में थी, अब छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में थी। तो छोटी डिस्ट्रिक्ट्स में और बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में मेट्रो में बड़ा फर्क होता है। अगर अपन इंदौर को देखें, भोपाल को देखें, ग्वालियर को देखें, जबलपुर को देखें, स्पेशली इंदौर और भोपाल को देखें, तो आप पाएंगे कि काफी राउंड द क्लॉक आपकी जॉब होती है। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ सेंसिटिविटी होती है। हर किसी भी अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी सेंसिटिविटी होती है, तो आपको तत्काल रिएक्ट करना होता है, और कहीं ना कहीं प्रेडिक्टिव पुलिसिंग भी आपको यहाँ करनी होती है। तो मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर ये देखा, फिर CSP ग्वालियर, CSP जबलपुर, CSP इंदौर, एडिशनल SP ग्वालियर, फिर उसके बाद एडिशनल SP क्राइम ब्रांच इंदौर, फिर एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर। तो फिर अब मुझे लगता है कि सिटी पुलिसिंग से बेहतर, क्योंकि अब मुझे भी एक आदत सी हो गई है अराउंड द क्लॉक काम करने की, और उस जो माहौल है, माहौल में ढल चुका हूँ मैं। तो वो पहला चैलेंज था। साइबर क्राइम बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब मैं एडिशनल SP ग्वालियर था क्राइम ब्रांच में, तब ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो साइबर क्राइम के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था जी। और जबकि आने वाला समय मुझे ये भी पता था कि चूंकि प्रेडिक्टिव पुलिसिंग हम लोग इस पर काफी डिस्कस करते हैं, ये भी पता था कि आने वाला पुलिसिंग केवल साइबर बेस्ड होगी। अब एक तरफ सारे क्राइम और एक तरफ अकेला साइबर क्राइम होगा। तो उस पर मैंने फोकस किया, और बहुत फोकस किया, काफी हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैं टेक्निकली साउंड नहीं था, बायो बैकग्राउंड से था, कंप्यूटर भी चला नहीं पाता था। तो इन सब पर मैंने फोकस किया, और 3.5 साल, मतलब 2022 को मैंने काम करना शुरू किया साइबर क्राइम पर, और आज 2025 का एंड है, 3.5 साल लगभग हो गए। मेरे 1000 से ज्यादा साइबर क्राइम के सेशंस हो गए हैं, पॉडकास्ट हो गए हैं, और ऑनलाइन सेशंस हो गए हैं। तो उसमें मेरे 5 से 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुके हैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में। इतने लगातार सेशंस लगातार लेना, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2022 अप्रैल में मैंने शुरू किया था, मार्च अप्रैल में। अभी देखेंगे तो लगभग अगर दिन काउंट करेंगे तो लगभग 1100-1200 के करीब दिन होंगे, और उनमें अगर आप छुट्टियों के दिन निकाल देंगे, सैटरडे संडे, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां होती कॉलेज, तो लगभग आपके पास मोटा मोटा वही 1000 या 1050 या 1100 आपके पास वो दिन बचेंगे। तो फील्ड में रहते हुए डेली सुबह जाना, जैसे अभी पॉडकास्ट में सुबह जल्दी करके, क्योंकि मेरी फिर ड्यूटी लगी हुई है, फिर जाना होगा, तो सुबह जल्दी करता हूँ मैं इसको, जिससे कि रूटीन की जो ड्यूटी में फर्क ना पड़े।
तो ये निश्चित रूप से ये एक बड़ा चैलेंज था कि आप रूटीन के कामों को बिना अफेक्टेड किए हुए और लगातार आपने एक जो टारगेट सेट किया है साइबर क्राइम के लोगों के बीच तक पहुंचा जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूं कि साइबर क्राइम को अगर कंट्रोल करना है तो अवेयरनेस ही एक मात्र विकल्प है जो इफेक्टिव विकल्प है। क्योंकि अगर पैसे चले जाते हैं और दिन आप 1 घंटे में तो पता चलेगा 20 अकाउंट्स में वो ट्रांसफर होकर चले गए हैं। एक हमने केस में FIR रजिस्टर की थी और एक केस में हमने अकाउंट्स ब्लॉक कराए थे, 632 अकाउंट्स ब्लॉक कराने पड़े। तो अल्टीमेटली पैसा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में, चाहे वो बाइनेंस ऐप के जरिए बिटकॉइन या उसमें कन्वर्ट होके USDT में कन्वर्ट होके बाहर की कंट्री में चला जाए, कई केसेज में आया है। तो बहुत जो चैलेंज था कि साइबर क्राइम को समझना, फिर चैलेंज था कि लोगों इसके क्राइम के इफेक्ट को समझना, और फिर तीसरा चैलेंज था, अब मैं समझ चुका हूँ उस बात को कि अवेयरनेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो फिर लोगों को समझाना, ये सब चैलेंजेस थे। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये सब, मैं पहले 2022 से पहले था भी नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, संभवतः 2021 लास्ट में बना था या 2022 से बना था, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, और उसी समय बना था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जिस दुनिया में क्राइम होते हैं, जहां आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप रहते हैं, उसी दुनिया में क्राइम होते हैं, और उनको कंट्रोल करना है तो उसी दुनिया में जाना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आजकल लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहाँ ऑनलाइन उनके साथ क्राइम बढ़ गए हैं, और उनको अगर कंट्रोल करना है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। इसलिए मैंने फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन ये सारे बने मेरे, और उसमें फिर धीरे धीरे लगभग 1.5 लाख के करीब इंस्टाग्राम पर है और 1.5 लाख के करीब फेसबुक पर है। फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉलोअर्स ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट रीच है। हर महीने में 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक रीच है, और रील्स तो जा रही हैं। मेरा पेज टोटली अवेयरनेस है, केवल अवेयरनेस का पेज है मेरा, इंफॉर्मेटिव पेज है। मेरे पेज पे कहीं भी इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज नहीं डलती हैं सामान्यतः, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए तो मैं लोगों तक पहुंचता हूँ। कई रील्स 10 मिलियन तक गई हैं, और तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि एटलीस्ट इतने लोगों तक बात पहुंच गई होगी। तो इम्पोर्टेंट ये है अवेयरनेस इज प्रोडक्शन। राइट। तो सर, जैसे आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइबर क्राइम को एज अ प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, तो पर कहीं ना कहीं उनके मन में हिचकिचाहट होती है कि इतनी चीजें बढ़ रही है, क्या कहीं वो खुद पर तो नहीं आएगी, तो इस पर आपका क्या मत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखेंगे मेरे यहाँ ऑफिस में कभी आएंगे तो इंटर्नशिप लगातार चलती है स्टूडेंट्स। अच्छा। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, और 10 डेज, 15 डेज, 7 डेज इसकी इंटर्नशिप करती है। तो मैं एक्चुअली उनको वो सब सारी चीजें बताता हूँ, सिखाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड 1000 से ज़्यादा बच्चों को हम इंटर्नशिप प्रोवाइड कर चुके हैं। जस्ट क्योंकि वो लोग आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक अथॉरिटी कॉलेज का लेटर लेके आते हैं, तो हम उनको इसकी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि ये एज ए ट्रेनर जाके कॉलेज में और उस स्कूल में वो खुद एक ट्रेनर का काम करें। राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये फील्ड बहुत आगे चल के फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। लोगों को डेफिनेटली IT फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अब सारे काम अब हमारे, अगर हम देखेंगे, सोते भी हैं और जागते भी हैं। तो सोने से पहले जो हमारे पास हाथ में होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, वो हम जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम देखते हैं, उसके बाद हम उसको बंद करके सोते हैं, और सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल में उठते हैं। तो हमारे जीवन का इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुका है। इसको कैसे उपयोग करना है, उसके लिए डिजिटली लिटरेट रहना जरूरी है। डिजिटली लिटरेसी अगर आएगी तो साइबर क्राइम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। जी। सर, आपने जैसे कहा कि आपको पूरा दिन आपका इसी में रहता है, राउंड द क्लॉक आपकी चीजें चलती रहती है, तो ऐसे इसमें आप प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? अभी फिलहाल बैलेंस नहीं है, क्योंकि आपको चूंकि काम ज्यादा करना पड़ता है। देखिए, बैलेंस जो लोग कहते हैं वो फिर वर्क नेचर अलग हो सकता है। पुलिस की जहाँ अनसर्टेनिटी आ जाए किसी भी काम में, देखिए जहाँ मैं सर्टेन हूँ कि मुझे 10:30 से 5 बजे तक मेरा काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है, पर रात को अचानक फोन आ जाए 8 बजे को ट्रक घुस गया है जी, अचानक फोन आ जाए कि वहाँ पर झगड़ा हो गया है, वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब बेशक किसी दिन ऐसा ना हो सकता है 1 महीने में 10 दिन ही हो, 20 दिन ना हो, लेकिन वो 20 नाइट्स भी इसी सोचते में फिर कहीं फोन आ जाएगा। तो जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ कोई बैलेंस हो नहीं सकती, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोग करते हो, बट वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस वहाँ हो सकती है जहाँ सर्टेनिटी हो जी, काम की सर्टेनिटी हो। तो आपको ये तय है, तब आप प्लान कर सकते हो कि आज इसको ऑफिस से आके 5:30 बजे ऑफिस खत्म हो जाएगा, ऑफिस से 7 बजे डिनर पे जाऊंगा। बट जैसे ही मैं जाता हूँ वैसे ही कॉल आ जाता है कि यहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए लोग, तो या फिर यहाँ पर कोई घटना हो गई है। तो मैं ये मान के चलता हूँ
जब भी आप काम करते हैं और फोकस्ड होते हैं, आपका फोकस जहाँ होगा वहाँ आप ज़्यादा आप झुकेंगे। सही बात। और चूंकि वर्किंग पुलिस की ऐसी होती है, स्पेशली जो पोस्टिंग होती है आपकी पोस्टिंग पर भी डिपेंड करता है आप किस की पोजीशन पर बैठे हुए हैं। क्राइम ब्रांच एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इंदौर एक बहुत सेंसिटिव, मध्य प्रदेश की बहुत सेंसिटिव सिटी है, मेट्रो है। या किसी भी छोटी घटना को उसको बड़े रूप में देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको, और मैं आपको बताऊं, मैं इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, प्रेस प्रवक्ता भी हूँ। तो मीडिया में क्या बात जानी है, किस चीज़ को शेयर करना है और किस घटना का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच करना होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं तनाव नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ। तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू टेंशन, बट सोचता रहता हूँ कि इसमें क्या कहना है, इसमें क्या बोलना है। कहीं कोई मीडिया बाइट भी ऐसी नहीं चला जाए कि वो उस बाइट की वजह से ही कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जेक्शन हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं फिलहाल वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ मेरी बैलेंस अभी जितना होना चाहिए उतनी नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक सेटिस्फैक्टरी लेवल की है। जी सर, जैसे इंदौर में मतलब अनगिनत दिन ऐसे होते हैं कि युवाओं को लेकर कुछ ना कुछ बात आती है, कुछ ना कुछ साइबर क्राइम को लेकर, या फिर वीडियोस लीक हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या मत है इंदौर के युवाओं पर? देखिए, सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार इनको वॉच करती है। इस तरह के जो लोग होते हैं जो गलत रील डालते हैं, गलत कंटेंट डालते हैं, उन पर FIR भी करती है। अभी कई केसेज हुए थे जिसमें कहीं पिस्टल के साथ, कहीं चाकू के साथ, कहीं चाकू की तलवार से केक काटा जा रहा है। तो इन सब पर सभी थानों के द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की गई थी। और ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, निश्चित रूप से हमें ये लगता है कि हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। हम एक कोई रील बना के करें जिसके तो बहुत फॉलोअर्स हो जाए तो लोगों को लगे कि हाँ मैं भी हूँ। पर मेरा ये मानना है ये काम पॉजिटिव वर्क करने से भी हो सकता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि इलीगल रील पर ही, इलीगल कंटेंट पर ही या फिर चीप कंटेंट पर ही आपके व्यूअर्स ज़्यादा हो सकते हैं। बेशक हो सकते हैं, लेकिन आप भी परेशानी में फंस सकते हैं। बेहतर ये है कि अपने अंदर उतनी एबिलिटी को पैदा करें, हम पॉजिटिव कंटेंट बनाएं जो न केवल हमारे स्वयं के लिए बल्कि हमारे एज ए सोसाइटी, एज ए होल के लिए भी वो एक कंटेंट बेहतर हो। कहीं ना कहीं आपको उसमें एक सेंस ऑफ सर्विस जुड़ा हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो फॉलोअर्स हैं वो आपकी एक फैमिली है। और फॉलोअर्स को आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हैं ये आपको सोचना होगा, क्योंकि वो आपकी फैमिली है। कि अपनी फैमिली को इस तरह का चीप कंटेंट अगर आप दे सकते हैं तो डेफिनेटली अपने फॉलोअर्स को दीजिए, क्योंकि फॉलोअर्स को मैं फैमिली मानता हूँ। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं 1.45 करीब इंस्टाग्राम पर है, तो वो मैं उनको इसलिए लगातार अवेयरनेस की रील देता हूँ मैं उनको, तो कहीं ना कहीं अवेयर हो। अगर 145 मतलब 1 लाख 1.5 लाख में से अगर 2000 भी बच गए होंगे तो दैट इज माय वर्क डन। और मैं बताऊं आपको, मेरे पास मैसेज आते हैं कि लोग बोलते हैं सर मैंने आपकी रील देखी और उसमें ये मेरे पास इस तरह कॉल आ गया तो मैं समझ गया। क्योंकि अल्टीमेटली अवेयरनेस इज द प्रोटेक्शन। अगर आपको ये पता हो कि डिजिटल अरेस्ट के लिए कोई डिजिटल अरेस्ट कानून में होते नहीं है और ये फोन करते हैं कि आपके पार्सल में MD ड्रग्स पकड़ा गया है, आपकी सिम से इलीगल एक्टिविटीज हुई है, आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो जब आप ये समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड है तो फिर आपके पास ये कॉल आएगा। मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ और आपके पार्सल में ड्रग निकला है। तो जब आप एक बार पहले सुन चुके हैं फिर ऐसे आपके पास कॉल आएगा, आप इमीडिएटली रिकॉल कर लेंगे कि ये फ्रॉड है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एकमात्र क्राइम ऐसा है जो अवेयरनेस से कंट्रोल हो सकता है, दैट इज साइबर क्राइम। एकमात्र आपको जानना है कि कोई भी लिंक आएगी उसमें अगर कोई नंबर है, अगर हाइपर लिंक नंबर होगा जिसमें स्टार और हैश लगे हैं, उस नंबर को हमको डायल नहीं करना है। ओके, अननोन सोर्स से आता है तो, क्योंकि हाइपर लिंक नंबर होते हैं और उसमें फिर आपका कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है और आपका मोबाइल हैक हो जाता है। सो दैट इज द पॉइंट। तो अवेयरनेस इज द की। ओके सर, जैसे हाल ही में अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक रैंडम कॉल रिसीव होता है और उस पर बता दिया जाता है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। और ऐसे इसमें तो ऐसे जो इंसान है कभी कभी वो सिचुएशनल उसमें घबरा जाता है। तो ऐसे टाइम पे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अननोन नंबर से कॉल आया है तो कोई आपका हितैषी तो है नहीं जी। नंबर तो वो पुलिस वाला बन के बोल रहा है। हाँ। तो पुलिस वाला बन के बोल रहा है, फिर बोलता है अगर आप बचाना चाहते हो तो 1 लाख रुपए दे दो। हाँ। तो जैसे ही वो पैसा मांगे ये मान के चलिए फेक कॉल है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करती है। कभी भी कॉल करके इस तरह से कॉल कर दिया कि आपके पिताजी को या आपके लड़के को ड्रग के केस में पकड़ लिया गया, 3 लड़कों के साथ या रेप के केस में पकड़ लिया गया है और आप पैसा दे देंगे तो FIR होगी। जैसे ही वो पैसा मांगता है इमीडिएटली मान के चलिए कि वो फ्रॉड है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी ऐसा नहीं करती है।
दूसरी बात, वो अननोन कॉलर है, राइट तो नेवर ट्रस्ट एनी अननोन पर्सन। राइट। तो सर ऐसे इस पर क्या हमारी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है या कैसे पकड़ा जाए अगर कोई हो जाता है? देखिए, अगर देखिए हो जाता है तो उसके लिए 1930 है, आपको 1930 पर रिपोर्ट करनी है। इंदौर क्राइम ब्रांच का, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का एक नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर 7049124445, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ क्लिक्स जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, तो इसमें आप सेफ क्लिक्स पर जाकर, जो कि स्कैन है, और उसका नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पर जा सकते हैं सीधे 7049108197। आप इस नंबर के माध्यम से सीधे जा सकते हैं, उससे कह सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कॉल आया है कि आपके लड़के को ड्रग के केस में 3 लड़कों के साथ पकड़ा गया है, मुझे इस तरह का कॉल आया, मुझे क्या करना चाहिए, सेफ क्लिक्स आपको जवाब देगा। तो ये सारी अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसे क्राइम होते हैं, कोई फोटो वीडियो वायरल कर रहा है, कुछ ऐसे पर्सनल फोटो वीडियो है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप क्राइम ब्रांच में रीगल स्क्वायर पर, जो इंदौर में रीगल चौराहा क्राइम ब्रांच है, आप वहाँ पर आकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके सर, मेरा ज़्यादा देर नहीं लूंगी और हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही रैप करेंगे कि अभी आज के समय में नशे और ड्रग्स का जो युवाओं पर जो एक जाल बिछ रहा है, तो उस पर आपका क्या मत है और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आज के युवा कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा उनका फोकस है। वर्चुअल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो उनको प्रभावित करती हैं और उनको वो सही समझते हैं। जी। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने भी अभियान चलाया था से नो टू ड्रग्स का, और इसमें नशे से दूरी है जरूरी, ये चलाया था ड्रग्स के लिए। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जीवन में बहुत कुछ रचनात्मक करने के लिए है। जीवन बहुत बहुमूल्य होता है और जीवन में हमें इस बात को समझना होगा कि हमने जन्म क्यों लिया। उसके अर्थ को जाने बिना अगर हम मृत्यु कर चले जाएंगे, बेहोशी में अपना जीवन जिएंगे, तो हम इस कारण को कभी नहीं समझ पाएंगे कि हम, क्योंकि हर व्यक्ति का जो जन्म होता है वो किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। अगर जन्म हुआ है तो उसके पीछे का कारण होगा। उस कारण को जब जाने बिना हम अपने नकारात्मक जो कार्यों से अपने जीवन को नशे का गुलाम बनाकर अपने जीवन को खत्म कर देते हैं और हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जबकि जीवन इतना बहुमूल्य होता है जिसमें हमें कुछ कारणों की कहीं ना कहीं कारणों तक पहुंचना होगा कि इंसान का जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। अगर उसका जन्म हुआ है तो किस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है, उसको इन सब कारणों के लिए, सकारात्मक पहलू को जीवन के देखने के लिए, जीवन के दर्शन को समझने के लिए। वो जीवन वैसे ही इतना छोटा है और उस पर से हम अपना जीवन लगातार बेहोशी में जी रहे हैं, क्योंकि बेहोश व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान होता है। और ऐसी स्थिति में हम ड्रग्स का अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को बेहोश, मतलब ऑलमोस्ट मृत ही बनाया हुआ है। और ड्रग का एडिक्शन एक ऐसा एडिक्शन होता है, एडिक्शन किसी का भी हो, वो बहुत हमेशा लाइफ के लिए डेंजरस होता है, पर ड्रग्स का एडिक्शन सबसे खतरनाक होता है। वो आप जिंदा तो रहते हैं लेकिन मरे हुए से भी ज़्यादा, क्योंकि आप डिपेंडेबल होते हैं। आपको मैंने वो एडिक्शन वाले लोग देखे हैं, सेंटर रिहैब सेंटर्स में देखे हैं, जो लोग तड़पते हैं अगर उनको ड्रग्स ना मिले तो कहीं ना कहीं जीवन को गलत रास्ते पर न लेकर जाया जाए। जीवन बहुत छोटा पड़ता है, अच्छे कार्यों के लिए ही जीवन बहुत छोटा है। कहाँ हम इन नकारात्मक कार्यों में अपने जीवन को बर्बाद करें। सर, आखिरी बात ये रहेगी कि हमारे आज के युवाओं को बतंगड़ की ओर से आप एक मैसेज जो ओवरऑल रहेगा, साइबर क्राइम हो या कोई भी क्राइम हो, हमें किस उससे जागरूक रहना चाहिए, अवेयरनेस जैसे कि आपने, इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, nothing in life comes free or easy. You have to achieve it by your hard work. You have to earn it by your hard work. अब चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर फ्रॉड में हो, कोई व्यक्ति एक आईफोन की कीमत के बदले में 2 आईफोन दे रहा है। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। कोई आपके पैसे दुगने कर रहा है तो आप गलतफहमी में मत रहना। वो जो गलत दुगने कर रहा है इट मीन्स वो फ्रॉड है, क्योंकि नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। अगर साइबर फ्रॉड की बात करूँ, अगर हमें जीवन में अपने कोई गोल सेट किया है, उसको अचीव करना है, तो मैं फिर कहना चाहूँगा, नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू अर्न इट बाय योर हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत के सिवा इस दुनिया में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई भी दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। लोग ये समझते हैं कि स्मार्ट वर्क अब आ चुका है, स्मार्ट सिटी आ चुकी है, स्मार्टफोन आ चुके हैं, स्मार्ट वर्क आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बस सिर्फ इसको इतना मॉडिफाइड कर सकते हैं, हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट वे।
आप स्मार्ट वे में करिए, पर हार्ड वर्क करना होगा अगर आपको कोई भी गोल सेट किया उसको अचीव करना है तो। जी, धन्यवाद सर, ये आपके आज के वर्ड्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इट वाज रियली फ्रूटफुल। थैंक यू वेरी मच।